वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग होम साइंस के चैप्टर संख्या 1 के बारे में, यानी कि क्लास 1 के बारे में चर्चा करेंगे। यूनिट 1 क्लास 1 होगी, ऐसे ही यूनिट 1 की क्लास 2 और क्लास 3 आएगी, यानी 3 क्लास में इकाई संख्या 1 हम समाप्त करने वाले हैं। इकाई संख्या 1 में आपको क्या पढ़ना है? बेसिकली इकाई संख्या 1 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको पढ़ना होता है बेसिकली आवास और प्रसार शिक्षा। आपके पेपर का नाम है, क्या नाम है? आवास और प्रसार शिक्षा आपको पढ़ना है, यानी पेपर का नाम है आपके, ठीक है। यानी कि हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। सिलेबस मेरे हाथ में है। इसमें आपको पहले चैप्टर के अंतर्गत हाउसिंग के बारे में पढ़ना है कि एक हाउस को एक प्रकार से क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं एक हाउस की, और हाउस और घर में क्या डिफरेंस होता है, तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो बेसिकली हम 3 क्लास के माध्यम से इकाई नंबर 1 को समाप्त करेंगे। सबसे पहली बात तो उत्तम और आदर्श मकान की क्या अवधारणा होती है, इसको समझेंगे। और सुरक्षात्मक घर जो होता है, बेसिकली आर्थिक सामाजिक कार्य जो घर के होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ख़ास करके अपने मकान में और किराए के मकान में क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, इन चीज़ों को समझेंगे। इसके अलावा मकान को बनाते समय किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है, या मकान को ख़रीदते समय या ज़मीन को ख़रीदते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या अगर हम किराए के मकान में रहेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या हम अपना खुद का मकान बना करके रहेंगे तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये सारी बातें आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन आपको पढ़ना है। आवास या प्रसार शिक्षा जिसको आप कहते हैं। प्रसार शिक्षा आपका होता है एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी शिक्षा का विस्तार करना। ऐसे व्यक्ति जिनको कुछ नहीं पता, जैसे कि खेती के बारे में नहीं पता है किसी को, महिला को गृहिणी अगर एक है तो वो घर के बारे में नहीं जानती, किस तरीके से भोजन निर्माण करना है, किस तरीके से परिवार का कल्याण करना है नहीं जानती, तो उसको उसके कर्तव्यों से अवगत करवाना, या उसके कर्तव्यों या उसके काम को सरल करना, उसकी समय के और धन की बचत करना, बजट बना करके उसके परिवार नियोजन के बारे में, मतलब परिवार जो है कल्याण और नियोजन के बारे में बताना, ये सब एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत आता है। किसी भी को, यानी कि एक प्रौढ़ शिक्षा आप कह सकते हैं, प्रसार शिक्षा के माध्यम से दी जाती है, जिसमें जो विद्यार्थी या जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं या जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं, उनको भी शिक्षा देने का काम किया जाता है, ठीक है। मेजर माइनर सभी में आपको यही पढ़ना पड़ेगा, आवास और प्रसार शिक्षा। तो आज के वीडियो के माध्यम से यूनिट नंबर 1 की क्लास नंबर 1 होगी, और इसमें हम चीज़ों को समझेंगे। फिर उसके बाद में यूनिट नंबर 2 की, मतलब यूनिट नंबर 1 की क्लास 2 और फिर 3 आएगी, यानी 3 क्लासेस के माध्यम से हम इकाई नंबर 1 को समाप्त करेंगे। फिर इकाई नंबर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इस तरीके से यूनिट नंबर 1 क्लास 1, ऐसे यूनिट नंबर 2 आएगी, क्लास 1 आएगी, इस तरीके से। और जैसे ही इकाई आपकी समाप्त हो जाएगी, आपको PDF व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको जो है उसके लिए 100 रुपीज़ पेमेंट लगता है, आपको जुड़ना पड़ता है उसमें, ठीक है। कोर्स जो लॉन्च किया गया उसमें। तो यूनिट नंबर 1 क्लास नंबर 2 में भी हम ऐसे चर्चा करेंगे, और ऐसे ही यूनिट नंबर 3 भी आएगी, मतलब यूनिट नंबर जो है फर्स्ट की तीसरी क्लास आएगी। सबसे पहले इकाई नंबर 1 में हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे, जैसे खास करके यही प्रश्न पूछा जाएगा, और इसी प्रश्न के अकॉर्डिंग, चूँकि चैप्टर नंबर 1 का जो प्रश्न बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव होगी तो भी इम्पोर्टेंट है, लिखित होगी तो भी इम्पोर्टेंट है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं करना पड़ेगा। देखिए प्रश्न संख्या आपको क्या देखना है, उत्तम, उत्तम माने होता है अच्छा, और आदर्श, आदर्श माने होता है आइडियल, यानी एक अच्छा और एक ज़बरदस्त घर बनाने के लिए जिसमें आपको सारी सुख सुविधाएं मौजूद हों, उस घर बनाने की क्या अवधारणा होती है, यानी कि ये क्या होता है, इसकी क्या अर्थ परिभाषा क्या होती है। और घर के सुरक्षात्मक, सामाजिक, आर्थिक कार्यों को हम देखेंगे कि आखिरकार घर का सामाजिक काम क्या होता है, सामाजिक आर्थिक काम क्या होता है, सुरक्षात्मक कार्य क्या होता है, घर में रहने से हमको क्या क्या प्रॉफिट होते हैं, अगर हम बिना घर के रहें तो उससे क्या होगा। तो पहले हाउस की नीड्स या आवश्यकता को जान लेते हैं इसके माध्यम से। तो कुल मिलाकर के आपका सभी चीज़ें इसी में क्लियर हो जाएंगी, आपको कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव अगर हो रही है तो ऑब्जेक्टिव के लिए अलग रणनीति के साथ मॉडल पेपर आएगा आपका। 5 मॉडल पेपर के माध्यम से समस्त ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके 8 इकाइयों से बनने वाले हैं, सब कुछ समाप्त कर दूंगा। यह प्रयास रहेगा कि इकाई 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से ऑब्जेक्टिव भी करवा दूं। वैसे ऑब्जेक्टिव का इकाई 1, 2 इस तरीके से नहीं आएगा, मॉडल पेपर के माध्यम से उसका आएगा, ठीक है। 1 मॉडल पेपर, 2 मॉडल पेपर, 3 मॉडल पेपर, इस तरीके से आएगा, और उसमें आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। देखें
भोजन व घर हर प्राणी की मुख्य आवश्यकता होती है, यानी कि सबसे मनुष्य की 3 आवश्यकताएं होती हैं, जिनमें से पहली आवश्यकता क्या होती है? पहली आवश्यकता होती है बेटा रोटी, ठीक है। पहली आवश्यकता क्या होती है? रोटी। दूसरी आवश्यकता मनुष्य की क्या होती है? दूसरी आवश्यकता होती है कपड़ा, ठीक है। सबसे पहले व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए? पहले खाने के लिए एक रोटी मिलनी चाहिए या खाने के लिए कुछ मिल जाए। दूसरी आवश्यकता, जब उसको खाने को मिल जाता है व्यक्ति को, तो क्या ढूंढता है वो? पहनने के लिए, बदन को ढकने के लिए वस्त्र उसको जरूरी होता है। जब उसका बदन भी ढक जाता है तो उसकी तीसरी आवश्यकता, जो मूलभूत आवश्यकता है, वो कौन सी होती है? वो होती है एक मकान की। रोटी, कपड़ा, मकान। कहा भी जाता है कि रोटी और कपड़ा, मकान, ये 3 जो है ये जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। रोटी माने खाना, भोजन, कपड़ा माने वस्त्र और आपका मकान माने जिसमें हम रहते हैं, घर, ठीक है। तो इस तरीके से 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। घर हमको आंधी तूफान, बरसात और धूप, इन सभी से हमारी रक्षा करते हैं। कपड़ा हमारे शरीर की त्वचा की रक्षा करते हैं, हमको खूबसूरत दिखने में अच्छा दिखाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं शादी ब्याह के समय में लड़कियां खूब अच्छे तरीके से कपड़े पहनती, बहुत खूबसूरत लगती हैं शादी ब्याह में। और फिर सुबह उनको देखोगे थोड़ा सा कम खूबसूरत लगेंगी, लेकिन लड़कियां वास्तव में खूबसूरत ही अच्छी लगती हैं। तो कहीं ना कहीं पे, या लड़के भी, जब आप खूब बढ़िया बना सना कोट पैंट पहन के, टाई वाई लगा करके, क्रीम पाउडर लगा करके बढ़िया जाते हैं, खूब अच्छे लगते हैं। तो जब आप वस्त्र पहनेंगे और वस्त्र की परिसज्जा अगर एकदम से तालमेल रहेगी तो अच्छा लगेगा। तो वस्त्र पहनने के भी तौर तरीके होते हैं, और ये तौर तरीके लड़कियों से बेहतर और कोई नहीं जानता है। जैसे लड़कियों की अगर मैं बताऊँ तो वस्त्र विज्ञान और परिधान का परिचय आपको मैंने शायद पढ़ाया होगा, या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है, या किसी में पढ़ना है, या मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। तो वस्त्र विज्ञान और परिधान के परिचय में आपको जानते हैं क्या पढ़ना है? यही सब पढ़ना है। जैसे कि आपने किस कलर की जूती पहनी है, और आपने किस कलर का जो है टॉप और जो है पैंट पहनी है, ये सारी चीज़ें उस पर क्या होता है, मुझे पता नहीं क्या क्या पहना जाता है। बट ये आपने देखा होगा कि आजकल क्या है कि सोने के गहनों की थोड़ी सी जो है रिक्वायरमेंट या डिमांड कम हो गई है। लोग उसको बस ले करके रख देते हैं। पहनते किसका है? लड़कियां आजकल क्या पहनती हैं? जो झुमके चलते हैं, बरेली वाला झुमका, जो झुमका गिरा ले बरेली के बाज़ार में, वो वाले झुमके जो बड़े बड़े होते हैं, यहाँ पे कानों में बढ़िया टांग लेती हैं। जैसे जिस टाइप का उनका वस्त्र होगा उसी टाइप का उनका झुमका होगा, उसी कलर का उनके नेल पॉलिश लगी हुई होगी, और ये सारी चीज़ें। और आप देखते हैं, या ब्लैक बिंदी, या फिर कुछ एक बिंदी यहाँ पर लगा लेंगी तो वो खूबसूरती बढ़ा देता है। तो वस्त्र और परिधान के परिचय में ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। वस्त्रों की परिसज्जा कैसे करनी है, कौन से वस्त्र पर किस तरीके की पॉलिश अच्छी लगती है, कौन से वस्त्र पर कौन सा वस्त्र अच्छा लगता है। जैसे कि अगर आपकी शर्ट जो है ज़्यादा डार्क है तो आपका पैंट थोड़ा सा हल्का होना चाहिए, हल्के कलर का, या आपकी शर्ट हल्की है तो पैंट थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। इस तरीके से कई सारे नियम कायदे होते हैं। या जैसे आप लड़कों में क्या होता है, जैसे शूज़ है, अब बच्चे शूज़ पहनते हैं, जैसे फॉर्मल पैंट पे आप फॉर्मल शूज़ पहन सकते हैं, उस पर ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। और फॉर्मल, जैसे कि आपका ब्लैक पैंट है तो ब्लैक पैंट पे आप ब्लैक शूज पहनेंगे और वाइट जो है सॉक्स पहनेंगे, ज़्यादा बेटर लगेगा। और ब्लैक पैंट पे आप जैसे, और जिस कलर का, मान लेते हैं आपने ब्लैक जो है पहना है, क्या पैंट पहना है ब्लैक, या फिर आप शूज, जो आपका शूज ब्लैक है तो आपका जो पेटी होती, बेल्ट जो होता है, वो भी आपका ब्लैक होना चाहिए। आपका जूता अगर जो है कत्था कलर का है तो आप उसी कत्थे कलर का बेल्ट भी लगाएंगे तब बेटर लगेगा, ठीक है। ये होता है नियम पहनने का। तो ऐसे तमाम, तो वो बेटर लगता है, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। जैसे कि आप बीए में सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक इसी प्रकार से। तो जीवन की सबसे पहली आवश्यकता होती है रोटी। और भोजन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ये आपने पढ़ चुका है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में आप चीज़ों को पढ़ चुके हैं। कपड़ा वस्त्र विज्ञान और प्रधान का परिचय, यानी कि तीनों की जो तीनों मूलभूत आवश्यकताएं मनुष्य की होती हैं, उन तीनों को होम साइंस के अंतर्गत हम पढ़ लेते हैं। तो ऑलरेडी हम रोटी के बारे में जान चुके हैं, कपड़ा के बारे में भी जान चुके हैं। अब हमको पढ़ना किसके है? मकान के बारे में, यानी कि जीवन की तीसरी मूलभूत आवश्यकता है मकान। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो रोटी, कपड़ा, मकान। मकान हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, समाज में प्रतीक है। अगर हमारा 2-3 मंजिला का बढ़िया मकान बना हुआ है, उस पर झालर वालर बढ़िया से हमने लटका दिया है, तो हमारी एकदम से ख्याति होगी, 4 लोग सलामी ठोकेंगे, भैया प्रणाम, भैया जयराम, इस तरीके से बोलेंगे समाज में। तो घर आपका इतना भव्य होगा, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में उन्नति भी वैसे ही होनी शुरू हो जाती है। आपका रोटी, आप कैसा भोजन करते हैं, एक बार आपने भोजन करवाया किसी को तो उससे भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। साथ ही साथ में आप वस्त्र किस तरीके के पहनते हैं, आपका कैरेक्टर आपके वस्त्र और आपके मकान से दिखाई पड़ जाता है। ऐसे तमाम प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ये चीज़ें। तो भोजन और घर
हर प्राणी की मुख्य आवश्यकता होती है। अपने को प्राकृतिक प्रकोप माने से बाढ़ आए गए, सूखा आए पड़ेगा, धूप बहुत तेज होने लगी, गर्मी पड़ने लगी, लू चलने लगी। अभी जो है फागुन जैसे बीतेगा, फागुन समझ रहे हैं, होली वाला महीना जो इस समय चल रहा है, मार्च या फरवरी मार्च का महीना फागुन कहलाता है। तो फागुन जैसे आप देखते लगता है, उस समय आप देखते हैं कि गर्म हवाएं चलने लगेगी, लू जिसको कहते हैं। उससे क्या होगी, त्वचा जो है, लड़कियां उस समय अपने नाक से और यहाँ तक बांध करके निकलेंगी, ठीक है, बाज़ारों में, चूँकि उनकी त्वचा काली हो जाएगी, त्वचा जल जाएगी, चूँकि त्वचा बहुत हल्की होती है लड़कियों की। लड़के लोग जो है वैसे निकल जाते हैं धूप वूप में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वही उन प्रकोपों से हमको घर बचाता है। दोपहर में लोग अपने घरों में दरवाज़ा बंद करके आराम से एसी पंखा चला करके सोते। गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ती, ठंडी तो अब की पड़ी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हानिकारक जीव जंतुओं से भी हमको घर बचाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आप, जैसे अभी बाघ आया था, आप लोगों को बहुत डर, तेंदुआ आया था बहराइच वगैरह के एरिया में, ठीक है। तो अगर आप अपने घर में है, दरवाज़ा बंद किए, तो तेंदुआ आपका कुछ नहीं कर पाएगा। तो घर आपके लिए सुरक्षा, एक प्रोटेक्शन का काम करता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आप अपने घर में हैं तो आप हर एक चीज़ से सुरक्षित हैं। प्रजनन यानी कि अगर आप घर में हैं, घर में रहते हैं, तो आप प्रजनन भी करते हैं, स्त्री पुरुष आपस में संबंध बना सकते हैं, ठीक है। शिशु पालन के लिए घर भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पशु पक्षी गुफा, बिल, घरौंदा, घोंसले आदि में रहते हैं, तो उनका आवास होता है, उनका घर होता है। यानी हर एक व्यक्ति, जैसे पशु पक्षी भी घोंसला बनाते हैं ताकि उनके बच्चों को बाज ना खा ले या कौवा ना खा ले। इस तरीके से तमाम प्रकार के लोग अपने अपने, जैसे कि एक चूहा होता है, बिल में रहता है ताकि उसको और भी कोई जानवरों से खतरा ना हो, बाज उसको ना उठा ले जाए। ऐसे ही हर एक जीव जंतु जो होते हैं वो अपने रहने के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए एक आवास का निर्माण करते हैं, गृह का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये सब लोग करते हैं, उसी प्रकार से मानव भी आदिकाल में गुफाओं में रहता था। मानव पहले किस में रहता था, गुफा बनाता था, उसमें रहता था। आज भी आप देखेंगे अंटार्कटिका वगैरह में या टुंडा और टुंडा प्रदेशों में, बेसिकली जब आप जाएंगे ऊपर अलास्का वगैरह के साइड या ग्रीनलैंड में, तो आपको इग्लू नाम का एक घर मिलता है जो गुफा के आकार का होता है। और मैंने जियोग्राफी में इसको पढ़ाया था, तो उसमें गुफा के आकार का इसलिए होता है क्योंकि बर्फ़ पड़ती वहाँ पर हर साल, मतलब कि वर्ष भर बर्फ़ पड़ती रहती है। तो उसी गुफा में बच्चे, मतलब कि लोग रहते हैं, एक ही कपड़ा पहन करके पूरा लाइफ काट देते हैं। उसे वो भी चमड़े की खाल पहनते हैं। सर पे जो है जानवरों की जो छाल होती है या जो उनका चमड़ा होता है, और बाल सहित उसको टोपी के रूप में सर पर अपने पहन लेते हैं। इस तरीके से उनकी रक्षा होती रहती है। ऐसे तमाम प्रकार के करते करते तो आदिकाल में मनुष्य भी गुफाओं में रहा। जैसे जैसे जीवन सरल से जटिल होता गया, चूँकि एक विकास का सिद्धांत मैंने आपको बताया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया। फिर उसी सिद्धांत को हर्बर्ट स्पेंसर ने, एक विद्वान है, समाजशास्त्री है, उन्होंने काम किया और सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें मनुष्य जो है आदिमानव से लेकर के मनुष्य बनने की प्रक्रिया को ही सामाजिक विकास कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि समाज जो है उसका विकास कैसे हुआ, जैसे जैसे समाज का विकास होता है, समाज और जटिलता की ओर बढ़ता चला जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के पास, मान लेते पहले मनुष्य के जीवन की क्या आवश्यकता थी, रोटी कपड़ा मकान, बस 3 चीज़ें थी, एकदम सरल जीवन था। लोग रहने के लिए अपना घर बनाते थे, पहनने के लिए वस्त्र का जो है खोज करते थे, और खाने के लिए शिकार वगैरह करते थे। बस उनकी लाइफ इसी में सेट थी और अपना प्रजनन वगैरह करके अपना जीवन आनंद से गुजारते थे पहले के मनुष्य। आज का मनुष्य क्या है, आज का मनुष्य रोटी कपड़ा मकान तो सबके पास बेसिकली लगभग में हो जाता है, लेकिन उसके बाद में सब सेविंग करने में लगे हुए हैं। कोई इतना पैसा इकट्ठा कर रहा है, कोई कार, अब किसी ने मोटरसाइकिल खरीद ली चलने के लिए, अब साइकिल हो गई तो वो मोटरसाइकिल के फिराक में है। मोटरसाइकिल भी उसको मिल गई तो वो सोच रहा है कि हमको एक 4 चक्का मिल जाए। अब 4 चक्का भी मिल गई, तब सोच रहा कि भैया ये तो अल्टो है, हमको बढ़िया किया सेल्टास की गाड़ी लेनी है। किया सेल्टास आ गई, तब सोच रहे 50 लाख की फॉर्च्यूनर ले आएँ। ऐसे ही तमाम प्रकार की उनकी डिमांड बढ़ती जाती है। जब फॉर्च्यूनर से भी चलने लगते हैं तो सोचते हैं कि भैया राजा भैया के जैसे एक हेलीकॉप्टर हो जाता तो बड़ा बढ़िया रहता। फिर इस तरीके से फिर प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने लगेंगे कि प्रधानमंत्री बन जाते। तो ऐसे मनुष्य की इच्छाएँ कभी पूर्ण नहीं होती बेटा। मनुष्य अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है और उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करते करते या करने के तदुपरांत ही सरल समाज जटिल समाज में परिवर्तित हो गया है। आज का समाज बहुत जकड़ा हुआ है, हर एक समाज आप देख रहे बदल रहा है। तो जीवन जो है सरल से जटिल होता गया। वैसे ही वह गुफा से झोपड़ी, मकान व अब गगनचुंबी इमारतों में रहने लगा है। घर एक ऐसा स्थल है जहाँ परिवार के सदस्य अपने जीवन का अधिक से अधिक भाग व्यतीत करते हैं। परिवार के सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति घर में ही होती है। आम भाषा में घर और मकान
एक ही अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वास्तव में इन दोनों का अर्थ अलग अलग भी होता है। मकान जो होता है केवल भौतिक रचना के लिए प्रयोग होता है। मकान मतलब कि जैसे कि हमने कहा कि हमने एक बढ़िया प्लाट ले लिया है गोंडा में, गोंडा सिटी में। जैसे मैं अपनी उदाहरण दे रहा हूँ, मैं गांव से हूँ। अब हमारे पास पैसा होगा, हम गोंडा में एक ज़मीन लेंगे। अब उस ज़मीन पे क्या कर देंगे, एक मकान बना देंगे। अब वो मकान होगा तब तक मकान कहा जाएगा जब तक हम उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। यानी कि हिंदू रीति रिवाज से हम उसमें गृह प्रवेश की पूजा करवाएंगे, कुछ लोगों को खिलाएं पिलाएंगे। उसके बाद में जब हम उसमें प्रवेश करेंगे, उसमें रहने लगेंगे, तब जा कर के वो घर बनेगा। यानी घर जो होता है वो भावनाओं से बनता है, घर जो होता है इमोशंस से बनता है बेटा। घर ईंटों और सीमेंट के मसालों से नहीं बनता है, गिट्टी मोरग सरिया से घर का नहीं, गिट्टी मोरग सरिया और ईंटों से मकान का निर्माण होता है। घर का निर्माण आपके संबंधों से होता है, आपके रिलेशन से, यानी कि आपकी इमोशंस पर टिका हुआ होता है। ठीक है, तो घर और मकान दोनों अलग अलग होते हैं। मकान केवल भौतिक रचना के लिए प्रयोग होता है। मकान शब्द ईंट पत्थर चूने से बना हुआ भौतिक वस्तुओं से भरा हुआ मकान कहलाता है। इसके साथ व्यक्ति का कोई संवेगात्मक संबंध नहीं होता। मकान में व्यक्ति रहता नहीं है। या मकान, आप स्कूल को एक मकान कह सकते हैं कभी कभी, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन होती है। जबकि घर मानवीय और भावात्मक, यानी मनुष्य रहता है और उसमें मनुष्य के बीच में कनेक्टिविटी होती है, इमोशनल कनेक्टिविटी होती है, भावात्मक रिश्ते होते हैं। ठीक है, जब मकान में परिवार के सदस्य आपसी प्रेम भाव और मेल जोल से रहते हैं तो वह घर कहलाने लगता है। तो मकान ही घर बनता है जब घर भोज होकर के उसमें व्यक्ति रहने लगते हैं। क्लियर? घर में सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी होने के अतिरिक्त मानवीय गुणों के विकास के लिए उचित वातावरण व परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं, और इस तरीके से जो है मनुष्य की आवश्यकताएं लगातार बढ़ती जाती है। मनुष्य उसी घर में रह करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और अपने आप को सुरक्षित भी रखता है। तो ये रहा भैया मकान की अवधारणा। या घर और मकान में क्या अंतर होता है। होम, आपको जैसे यूनिट नंबर 1 में था नहीं कि भाई बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन किसके किस बीच में, डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम। तो हाउस माने होता है आपका मकान और होम माने होता है घर। ठीक है, दोनों में समझ लो। हाउस जो होता है बेटा उसमें कोई व्यक्ति रहता नहीं, यानी कि बिना ईंट चूने पत्थर, मतलब ईंट चूने पत्थर और सीमेंट का बना हुआ जो भौतिक स्ट्रक्चर होता है उसी को आप मकान कहते हैं, यानी हाउस कहते हैं। और घर तब होगा जब उसमें व्यक्ति रहने लगेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका घर और उसमें अंतर, और घर और क्या होता है, क्यों आवश्यकता पड़ती है। हेडिंग डालेंगे दूसरी बात, उत्तम व आदर्श मकान। उत्तम माने अच्छा, बहुत अच्छा, नंबर 1 क्वालिटी का। आदर्श माने होता आइडियल मकान, जैसा लोगों को चाहिए। ठीक है, मकान केवल छत व चार दीवारी मतलब कि चारों तरफ से, कहते नहीं चार दीवारी, तो चार दीवारी या चार दीवारी यानी एक इधर एक सामने फिर एक, चार दीवार और एक छत होता है और एक नीचे फ्लोर यानी फर्श होता है। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, ये एक प्रकार से चार दीवारी और एक और दो, छः चीज़ें मिला करके एक डब्बा सा घर बन जाता है, आपका एक कमरा बन जाता है। तो मकान केवल छत व चार दीवारी जो मनुष्य की गर्मी सर्दी और मौसम के थपेड़ों से रक्षा करे व और रात को विश्राम के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करे, आदर्श व उत्तम मकान नहीं कहलाएगा। यानी कि एक ऐसा उत्तम मकान, ऐसे नहीं कहेंगे कि भाई वो घर आपका ठीक ठाक बना हुआ है, वह चार दीवारी है, एक छत है, एक फ्लोर है, केवल उसी को मकान नहीं कह देते हैं, या उसमें व्यक्ति रह रहे हैं उसको मकान नहीं कहेंगे। अपितु वह स्थान जहाँ मानव जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति सुविधापूर्वक हो सके उसे आदर्श मकान कहते हैं। आदर्श मकान तब होगा जहाँ पर आपको आवश्यक सुख सुविधाएं मिल जाएं। आपको वाईफाई चलाना है या आपको इंटरनेट चलाना है तो आपके घर में इंटरनेट चल जाए। आजकल सबसे बड़ी सुविधा तो इंटरनेट की है, तो इंटरनेट आपके घर में चल रहा है तो जान लो आदर्श मकान आपका है। ठीक है, और दूसरी बात, आपका अगर झरोखा खोले, बढ़िया झरना खिड़की खोले, तो वो है खिड़की खोल दिए, जैसे वो गाना मत याद करिए खिड़की वाला, खिड़की खोले मान लेते हैं, अब हवा बढ़िया मंद मंद बयार आ रही है। ठीक है, कैसे कि बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह, राधा जी की बात हो रही है। राधा जी एक बार बैठी थी, बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह, गेह माने होता है घर, यही घर। तो बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल से, दृग माने दोनों, युगल माने दो। ठीक है, दृग माने होता है देखने वाला, यानी कि नेत्र। दृग युगल से थे धरा को भिगोते, पृथ्वी को भिगो रहे थे, इतने आंसू गिर रहे थे माता मतलब कि राधा जी को, राधा रानी को। तो इस तरीके से थे धरा को भिगोते,
आई उसी काल प्रातः वाली सुपवन वातायनों से, यानी कि वातायन माने होता है खिड़की, झरोखा, जैसे जंगला खोल दिया, बढ़िया शीशा वाला जंगला खोल दिया और बढ़िया हवा चल रही है। गर्मी का महीना था, मंद मंद बढ़िया पछुआ और पुरवाई की हवाएं वो आने लगी और बढ़िया जो आपके शरीर की जो एक प्रकार से पसीने की गीलाहट थी वो सारी मिट गई। ठंडी ठंडी हवाएं। आप देखें कभी कभी गर्मी में अगर आपको इंजॉय लेना हो तो एक काम करिएगा, मज़ा लेना हो अगर आपको, तो मज़ा लेने के लिए आपको गर्मी में करना क्या है आपको मैं बता रहा हूँ, सीरियसली आप सुनिएगा। पढ़ा तो रहा हूँ बट थोड़ा सा एक जीवन के मतलब आनंद की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा आनंद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। गर्मी के महीने में जब बढ़िया चैत बैसाख का महीना हो, सूर्य कपार पे चमक रहा हो, चैत बैसाख माने अप्रैल मई का महीना एकदम से हो, सूर्य भगवान एकदम से खोपड़ी पर एकदम चमक रहे हो, खड़ी दोपहरिया जिसको कहते हैं वो हो रहा हो, ऐसी में आप क्या करें, बढ़िया 2-3 ठू बढ़िया निकालें अपना स्वेटर और उसको पहन लें, और उसको पहनने के बाद में खूब पहन लें और कमरे में अपने पैक हो जाएं या कहीं पर रहें, खूब पहन लें, खूब पसीना हो जाए। उसके बाद में जब लू चले बाहर, फिर आप उसको अपनी सदरी उदरी निकाल दें, जो पहने हो कुर्ता जो भी आपका स्वेटर वगैरह, उसको निकाल करके आप लूक में जाएं कभी। वो लूक आपको बेटा नैनीताल जैसी जो है ठंडी हवा प्रतीत करवाएगा। कभी इंजॉय करना, मैं तो किया हूँ, ठीक है, मैं प्रयोग करता रहता हूँ अपने शरीर को जो है अच्छा महसूस करवाने के लिए, तो आप प्रयोग करिएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। ज़्यादा मत करिएगा, 1-2 बार कर लीजिएगा। तो आदर्श मकान वह होता है जहाँ पर जो है सारी आवश्यकताएं जो पूर्ति है उसकी सुविधापूर्वक सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रही, वह आपका आदर्श मकान कहलाता है। शहरीकरण व औद्योगिकरण के कारण मानव जीवन बहुत ही जटिलता के साथ साथ सभ्य और सुसंस्कृत भी हो गया है। हर परिवार की आवश्यकताएं पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं आजकल, जबकि परिवार का आकार संयुक्त परिवार से घट करके विघटित होकर के एकाकी परिवार हो गया है। पहले आपके चाचा चाची, ठीक है, दादा दादी, पापा मम्मी, आपके 4-5 भाई सब इकट्ठा रहते थे, आजकल सब अलग अलग रहते हैं। तो ये चीज़ें एक प्रकार से होती हैं हर एक परिवार में, आप देखते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आर्थिक स्थिति भी दुर्बल होती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में परिवार के स्वास्थ्य, सुख व शांति की समस्या सुलझ सकती है यदि वह सुंदर, सुदृढ़, आरामदेह व सुनियोजित मकान हो, जो सुंदर और सुदृढ़ हो। सुदृढ़ माने कि एकदम से मजबूत हो, सुंदर दिखने में हो, उसके साथ साथ कामकाज, नहाने धोने, पढ़ाई करने, मनोरंजन, विश्राम, खाने पीने, मिलने जुलने, बच्चों के खेलने आदि के स्थानों की सुविधा प्रदान करता हो। ऐसे घर को संक्षेप में हम आदर्श मकान या उत्तम मकान कह सकते हैं, ठीक है। इसको लेकर के कई सारी चीज़ें और भी हैं, एक उत्तम मकान में क्या क्या होना चाहिए भी मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल आपको बच्चों के खेलने के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए घर में, और कोई व्यक्ति आए मिलने जुलने के लिए तो उसके लिए गेस्ट रूम बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। खाने पीने के लिए बढ़िया डाइनिंग टेबल लगा होना चाहिए ताकि सभी लोग बैठ करके इकट्ठा खा लें। विश्राम करने के लिए बड़ा बेडरूम होना चाहिए सोने के लिए। मनोरंजन करने के लिए टीवी रूम होना चाहिए जहाँ पर सभी लोग बैठकर टीवी वगैरह देख सकें। पढ़ाई करने के लिए स्टडी रूम आपका होना चाहिए। नहाने धोने के लिए आपका बाथरूम होना चाहिए। काम काज करने के लिए साथ साथ और भी एक आध बढ़िया हाल होना चाहिए ताकि सभी लोग इकट्ठा बैठ करके चीज़ें कर पाएँ। तो इस तरीके से एक घर वही होगा और सुंदर दिखे बाहर से भी और मजबूत भी हो ताकि उसमें रहने के लिए खतरा ना हो, आरामदेह हो। तो इस तरीके से यही उत्तम मकान की क्वालिटीज़ होती हैं। आइए कि क्वालिटीज़ को और भी विस्तार से हम समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात देखिए, पहली बात, स्वास्थ्य के नियमों के अनुकूल बना हो। स्वास्थ्य के नियम मतलब कि ऐसा घर बना हो जो कि स्वास्थ्य के नियमों के अनुकूल हो। ऐसी दिशा कैसी है घर की, ठीक है, हवा घर में प्रवेश करेगी, धूप आएगी कि नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, ठीक है। तो स्वास्थ्य के नियमों के अनुकूल बना हो घर, सबसे पहली बात। दूसरी बात, एक उत्तम मकान की विशेषता ये होगी कि परिवार की दैनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त स्थान हो और सुविधाएं भी प्रदान करने वाला हो। ऐसे मकान को हम उत्तम मकान या आदर्श मकान की श्रेणी में या कैटेगरी में रख सकते हैं, जो परिवार की जो है दिन प्रतिदिन की जो आवश्यकताएं हैं व्यक्तियों की वो पूरा करता हो और पर्याप्त स्थान भी हो घर में, सुख सुविधा भी मिलती हो उसमें, ठीक है। इसके अलावा तीसरी विशेषता ये है एक उत्तम परिवार की कि परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुकूल हो। मतलब परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुकूल घर हो। ऐसा नहीं कि कोई घर बना दिया जाए, घर की आय बहुत कम है और घर बना दिया जाए राजा महाराजा जैसा। घर की साफ़ सफाई करने के लिए उनके पास जो है पोछा लगाने के लिए टाइम ना हो या पोछा लगाने के लिए उतना पैसा ना हो कि घर की साफ़ सफाई कर पाए। तो घर पारिवारिक बजट के अनुकूल होना चाहिए। परिवार की आय कितनी है उसके अकॉर्डिंग उसको घर बनवाना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात,
इसके अलावा आवश्यकता के अनुसार वह आर्थिक स्थिति सुधारने पर बढ़ाया जा सके, यानी कि ऐसा घर हो जो कि उसकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख करके बनाया गया हो। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के व्यक्तित्व यानी कि उसकी पर्सनालिटी को व्यक्त करता हो, यानी कि घर एक ऐसा होता है, घर एक ऐसी चीज़ होती है, जब आपके घर पे कोई आता है तो सबसे पहले उसका जो है ध्यान आपके घर पर जाता है। आपका घर कैसा बना है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी पर्सनालिटी यानी आपका व्यक्तित्व झलकता है। आपने कपड़ा कैसा पहना है इससे आपका व्यक्तित्व झलकता है। आप भोजन कैसा करते हैं इससे आपका व्यक्तित्व झलकता है। ठीक है, आप किसी से बोले बात ना करें। आप पहले कोई व्यक्ति आपके घर पे आएगा, आपका घर देखेगा, उससे प्रभावित होगा, फिर आपके ड्रेस को देखेगा, उससे प्रभावित होगा, फिर आप उसको भोजन करवाइए और बोलिए मत कुछ, उसके बाद में वो उससे प्रभावित होगा। इसी तीनों में वो जान जाएगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है, तो वो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। पांचवी विशेषता लिख दीजिएगा, सुंदर और सुदृढ़ हो तथा सदस्यों को इसमें रहने पर एकांतता का अनुभव हो। यानी कभी कभी क्या हो कि लगे कि सभी लोग एक साथ में बैठे हैं, कभी कभी क्या हो एक सिंगल रूम सबका हो, एकांतता भी हो ताकि उसमें हल्ला, जो ज़्यादा हल्ला गुल्ला वाला शोर शराबा वो कम हो। ठीक है, एकांतता का भी अनुभव होता हो। छठी बात है, परिवार के सभी सदस्यों को इसमें रहने से सुरक्षा का अनुभव होता हो। सभी लोग तालमेल के साथ और सुरक्षा के साथ अपने आप को एकदम से वेल सुरक्षित महसूस करते हों, तब वह घर एक जो है उत्तम गृह या अच्छा घर माना जाता है। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई थी कि भाई अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है या हमारे सारी क्लासेस ज्वाइन करनी है या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लेनी है, तो 9161 93 60 62 पर आपको SMS करना है। इसके लिए मात्र आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करने होते हैं। 100 रुपीज़ फीस है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट की नेम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, अपने सब्जेक्ट की नेम लिख करके भेजेंगे। कितने रुपए में बेटा? मात्र 100 रुपीज़ फीस रखी गई ताकि आप सभी लोग इसको दे पाएँ। स्कैनर आपके पास सेंड किया जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको कितने रुपए सेंड करने हैं? मात्र और मात्र 100 रुपीज़ आपको पेमेंट कर देना होगा। कितने रुपए भैया? 100 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है। इसमें क्या मिलेगा आपको? 3 सब्जेक्ट जो आपके मेजर के हैं उस मेजर सब्जेक्ट की आपको PDF नोट्स मिलेगी। ठीक है, एक माइनर सब्जेक्ट है उसकी भी आपको मिल जाएगी, अगर होगा तो माइनर। वैसे अगर 2 बार माइनर होता तो एक बार हो चुका, तो एक बार आपका हो सकता है थर्ड में हो गया हो, तो आपका नहीं होगा। इसके अलावा एक आपका को करिकुलर होता है, ये हमेशा होता है हर एक सेमेस्टर में। 6 सेमेस्टर में एक को करिकुलर होगा, तो आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ठीक है, क्या पढ़ना पड़ेगा? फिजिकल एजुकेशन एंड योगा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी अलग से व्यवस्था कर दी गई, यानी कि इसकी परीक्षा हमेशा आपकी कैसी होती है? इसकी परीक्षा आपकी हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है। कैसी? MCQs बेस्ड होती है। 100 क्वेश्चंस या 75 क्वेश्चंस आपके आते हैं। इसमें से आपको सारे के सारे प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। वैसे अगर आपको यहाँ पर 40 नंबर मिल जाता तो आप पास हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। 33 भी 40 भी जैसा भी आपको मिल जाए, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 100% में से 40% नंबर आपको लाना तय है। ठीक है, इसमें आपकी ये क्वालिफाइंग पेपर है, हालांकि इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं, आप तुक्का भी लगा सकते हैं। ऐसे ही अब की बार अधिकतर विश्वविद्यालय का या सभी विश्वविद्यालयों का पेपर है, अधिकतर विश्वविद्यालयों का कहना उचित होगा, उसका पेपर कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव ही होगा। तो ऑब्जेक्टिव वालों के लिए ऑब्जेक्टिव तरीके का मॉडल पेपर लगभग 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपके लिए आ जाएगी, जिसको अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका विधौत हो जाएगा। और ये सारे प्रैक्टिस सेट मैं बनाऊंगा अपने हाथों से, तो उसको लेकर के आप परेशान ना हो। और फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के प्रैक्टिस सेट की बात करें, लगभग आपके 10 से 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी, जिसको आप हल करेंगे। और इसका जो वीडियोज़ में और इससे पहले तमाम वीडियोज़ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। ठीक है, लिखित के भी, ऑब्जेक्टिव के भी, सभी सब्जेक्ट की बेहतर तैयारी हो जाएगी, जिसमें आपको लाइव क्लास के माध्यम, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, सब कुछ आपको मिलने वाला है। पूरा 4th सेमेस्टर आप 6 महीने तक पढ़ेंगे आप इसमें जुड़ करके। अब जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, केवल 100 रुपये फीस में। जिन बच्चों को जुड़ना है, मेरे हिसाब से सभी को जुड़ना चाहिए, सभी लोग जुड़ जाइए। अगर मान लेते हैं कि आप 3 मेजर, 1 माइनर, 1 को करिकुलर का सीरीज लेंगे, सीरीज आपकी लगभग आपकी 5 सब्जेक्ट की सीरीज, एक सब्जेक्ट की दाम कितना है? 60 रुपये है, तो 5 सब्जेक्ट का दाम कितना होगा? 56 30, 300 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे ऐसे में। और अगर आप केवल हमसे जुड़ेंगे, इसमें वीडियो भी मिलेगा, PDF भी मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा केवल और केवल 100 रुपये में, तो आपका किस में फ़ायदा है वो आप खुद ही सोचो, बाकी मुझे और बताने की ज़रूरत नहीं। जिनको भी जुड़ना है SMS करें 9161 93 60 62 पर, चूँकि बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। जिनको भी जुड़ना है फटाफट से आप जुड़ जाएँ, ताकि आपको अभी से जब क्लासेस आपको मिलने लगेगी तो आपका बेहतर तरीके से आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपको इंटरेस्ट होगा पढ़ने में। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब घर का काम क्या होता है, सबसे पहले काम को समझ लेते हैं। जो मैंने आपको बताया था कौन कौन से काम समझेंगे, घर का क्या काम होता है, प्रश्न परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं ऐसे। देखें,
सर एक टॉपिक को मैं मतलब कि हर एक टॉपिक को क्लियर करता चलूँगा, यानी 3 वीडियोस के माध्यम से, और 3 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं इसीलिए, और उसके माध्यम से सारे चैप्टर्स आपके क्लियर हो जाएंगे यूनिट नंबर 1 के, ऐसे यूनिट 2 के, 3 के, ऐसे चलेंगे। तो घर का कार्य, देखिए घर परिवार के लिए केवल रहने का साधन या रहने का स्थान नहीं होता है, बल्कि इससे और अधिक इसका काम होता है। व्यक्ति इसमें जन्म लेकर के अपने जीवन काल का अधिकतम समय घर में ही व्यतीत करता है। उसका शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक विकास भी घर में ही होता है हर व्यक्ति का। इसी में रह करके व्यक्ति सामाजिक गुण प्राप्त कर सकता है और एक संपूर्ण प्राणी बनता है। देखिए एक सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है जिसको आप सोशलाइजेशन कहते हैं। इसी प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो एक छोटा सा एक जैविक प्राणी होता है। मनुष्य एक मांस का चीथड़ा मात्र होता है। जब वो जिसका जन्म होता है उसको कुछ अता पता नहीं होता, समाज क्या है, क्या खाना है, क्या पीना, कुछ मतलब नहीं होता उसका, कौन क्या है कोई मतलब नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसी परिवार में रह करके वो खेलता है, कूदता है, बच्चे सभी लोगों के संपर्क में आता है, चीज़ों को जानता है, सीखता है, और लगातार वो समाज मतलब कि परिवार के संपर्क में आते आते वो क्या करता है, वो एक प्रकार से तमाम प्रकार की चीज़ों को जो परिवार के लोग करते हैं, उठते बैठते तौर तरीके बोलते हैं, उससे वैसा सीखता है। जैसे अमेरिका में पैदा हुआ बच्चा वो अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उसके परिवार के सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं। ब्रिटेन में पैदा हुआ बच्चा वो भी इंग्लिश बोलेगा, वो ब्रिटेन इंग्लिश बोलेगा। फ्रांस में पैदा हुआ बच्चा फ्रेंच बोलेगा। ठीक है, ऐसे ही इंडिया में पैदा होने वाला बच्चा, इंडिया में जो पैदा होगा उत्तर प्रदेश में, वो अंग्रेजी बोलेगा। तमिलनाडु वाला बच्चा तमिल में बोलेगा क्योंकि उसके घर के परिवार के लोग वैसा ही बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि परिवार का जो होता है या घर का प्रभाव जो है बच्चे पर पड़ता है। बच्चे के चाहे मानसिक विकास की बात की जाए, संज्ञानात्मक विकास की बात की जाए, उसके सामाजिक विकास की बात की जाए, उसके सोशलाइजेशन से मतलब कि जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है, समाजीकरण की प्रक्रिया, वो घर से ही शुरू होती है। ठीक है, घर से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। घर ही बच्चों पर कंट्रोल करता है, बेसिकली परिवार। ठीक है, परिवार किस में रहता है, घर में ही रहता है। तो ये चीज़ें हैं। तो घर में रह करके व्यक्ति सामाजिक गुण प्राप्त करता, संपूर्ण प्राणी बनता है। मनुष्य हो या जानवर, सभी दिन भर परिश्रम करके शाम को अपने घर को लौटते हैं। जैसे पक्षी जाते दाना चुगने के लिए, शाम मीटिंग में क्या होते हैं, वो घर को लौट करके अब आते हैं और अपने बच्चों के साथ अपने बच्चे बीबी के साथ अपने घोंसले में रहते हैं, विश्राम करते हैं और परिवार के सदस्यों के साथ मनोरंजन कर अपनी थकान मिटाते हैं। फिर सुबह होती है, फिर उठ करके लोग अपने काम धंधे पर जाते हैं, फिर शाम को अपने घर आते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त प्रक्रिया है। घर मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग बन गया है और उसके लिए निम्न कार्य मनुष्य करता है। मतलब कि घर जो है, घर का काम ये होता है मनुष्य के लिए, कौन कौन सा सुरक्षात्मक कार्य क्या होता है मनुष्य के लिए। घर का सुरक्षात्मक कार्य में क्या होता है, सबसे पहली बात आवास की सुविधा देता है। आवास माने रहने की। देखिए आदि काल में मनुष्य जब गुफाओं में रहता था तो भी अपने से बड़े जानवरों व मौसम के थपेड़ों से अपने तथा अपने परिवार की रक्षा करने के लिए गुफाओं में रहता था, ताकि उसको कोई सिंह या कोई बड़ा जानवर या पानी बरसे तो भीगे ना, आंधी चले तो उससे दिक्कत ना हो। ठीक है, या ऐसे नाना प्रकार के तमाम प्रकार के कृत्य, ठीक है, अगर उसके सामने आए तो वो उससे बचता रहे। ठीक है, इसके लिए वो गुफाओं में रहता था, गुफा घर में रहता था। घर में मनुष्य को आवास की सुविधा होती है। वैज्ञानिकी व औद्योगिकी युग में बाह्य वातावरण प्रदूषित और शोरगुल हो चुका है। क्योंकि आप मार्केट में जाएंगे, आपके चेहरे की स्किन्स जो होगी ख़राब होंगी, आपको शोर शराबा होगा, आपके जो है मतलब कि आपको बहुत दिक्कत होगी। जब आप कहीं मार्केट से आते हैं गाड़ी बड़ी चला करके, तो आपको मन करता है कि चले अपने घर में बढ़िया सा लेटें और आराम से जो है सुकून की नींद सोएं। ठीक है, तो वो आपको घर में ही नींद लगेगी। मनुष्य अपने घर में बाहर के प्रदूषण से अपनी रक्षा करता है और अपनी इच्छा अनुसार सृजन करता है। ठीक है, इस तरीके से आराम की ज़िंदगी आपको घर में मिलती है। आपको बता दूं कि आप कहीं पर रिश्तेदारी में रहें या कहीं पर जाएं, दुनिया के कहीं किसी कोने में चले जाएं, लेकिन जो सुकून आपको अपने घर में मिलता है वो आपको कहीं पर दूसरे जगह पर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, परिवारजनों की सुरक्षा, शांति, विश्राम और निजीपन की सुविधा देना घर का कार्य होता है। यानी कि परिवारजनों की सुरक्षा करना हुआ, उसमें शांति बनी रहती है, विश्राम करने के लिए निजीपन की सुविधा लगता है। प्राइवेट सेक्टर से घर में आप हैं, अपना खिड़की पर दरवाज़ा बंद कर लिया, पर्दा लगा दिया, अब घर में आप लेटे हैं, आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, आपको किसी प्रकार की कोई प्राइवेसी की टेंशन नहीं है, आप निजी तरीके से आप लेटे हुए हैं, आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से और चीज़ें हैं। क्लियर। घर में परिवार का हर सदस्य स्वतंत्र रूप से रहता है। वह घर में अपने आप को न केवल शारीरिक
अपितु मानसिक रूप से भी सुरक्षित महसूस करता है। घर में व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति जो है मेंटल लेवल पर भी वो टॉर्चर नहीं हो पाता, क्योंकि घर में रहता है, उसको घर में कोई व्यक्ति परेशान भी नहीं कर पाता। घर में परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, भावात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, इसलिए एक दूसरे की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शांति और विश्राम को पूरी महत्व देते हैं। अब जैसे कि अब आजकल के घरों में क्या होता है, सबके अपने अपने रूम हो गए हैं। पहले क्या था, जब हम छोटे थे तो हमारे घर में 2 रूम थे, और 2 रूम थे, बहुत छोटे छोटे रूम थे। मतलब जितना रूम मेरा ये बड़ा वाला ये रूम है जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, इससे भी छोटा रूम था। ये मेरा बहुत छोटा रूम है, इससे भी छोटा रूम था, ठीक है। और उसमें हमारी माताजी का एक जो है, पहले बेड नहीं चलता था, एक मसहरी नाम का एक जैसे चलता था, एक तख्ते टाइप का होता था, उसमें शीशा उसा लगा रहता था। वो हमारे जो है माताजी का एक कमरा था, और एक कमरा था हमारी दादी जी रहती थी उसमें, ठीक है। और जब हमारे चाचा की शादी हुई तब रहने के लिए घर भी नहीं था, मतलब एक कमरा दूसरा नहीं था कि जिसमें रहेंगी, तो मिट्टी का कमरा था, उसमें रखा गया था। फिर सामान वामान बाहर वाले कमरे में रखा गया था, कुछ सामान उनका आया नहीं था क्योंकि उनकी शादी बहुत बाद में हुई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोग धीरे धीरे बड़े हुए, खेती वगैरह करने लगे, या फिर काम धंधा शुरू हुआ। फिर मतलब अलग अलग जगहों पर भाग के गए, कानपुर वगैरह गए, हमारे बड़े भाई और सब पिता जी सब मेहनत करने। पहले थोड़ा सा क्या था कि बस कमाओ, बस केवल खाने के लिए। तो वो घर नहीं होता था, छोटा छोटा एक कमरा 2 कमरा था, एक बरामदा था, 2 कमरा एक बरामदा बस। और खाना बनाने के लिए भी कोई किचन उचन नहीं होता था, बस वैसे एक मिट्टी का वही था, उसी पे माताजी हमारी खाना बनाती थी। आज तो सब सुरक्षित हो गया, सब व्यवस्थित हो गया। तो घर क्या है, अब जैसे 4 भाई हम हैं, चारों भाइयों का एक एक पर्सनल कमरा है। आप अपने कमरे में क्या करते हैं कोई मतलब नहीं। ऐसे मेरा कमरा है, जो मेरा कमरा भी नहीं है, फिर से बनवाना पड़ेगा, क्योंकि एक कमरा मेरे पिताजी का 5 कमरा बनवाया गया था, और बरामदा और मतलब बड़े बढ़िया बाथरूम, लेटरिन, पूरी व्यवस्था कर दी गई, पूरी व्यवस्था, मतलब एक साथ मंदिर वगैरह सब बन गया एक सांस में। क्योंकि आप लोगों का जो है की वजह से यूट्यूब पे आप लोगों ने हमको देखा सुना, तो उससे कुछ भी पेमेंट आया, फिर उसके बाद में और घर से भी, तो तमाम व्यवस्था होकर के फिर व्यवस्थित हुआ सब। लेकिन जब आप देखते हैं तो ये सब जब पूरी व्यवस्था हो जाती है तो घर में एक निजीपन होता है। अब हम अपने कमरे में जैसे पढ़ा रहे हैं, बाहर सभी लोग घूम रहे होंगे, टहल रहे होंगे अपने अपने कमरे में, जो भी जिसकी इच्छा कर रहा होगा, ठीक है। उनको मुझसे नहीं मतलब है कि जो है शिवम क्या कर रहे हैं, ठीक है, या फलाने क्या कर रहे हैं, हमको उससे नहीं मतलब। अब ये मतलब क्या होता है, खाना खाने के लिए रूम अपना खोला गया, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। या फिर इसे चाय बनी, पकौड़ी बनी, कुछ भी बन गया घर में, तो एक बार आकर के इसे दरवाजे से आ जाएंगे, भैया ले लो थोड़ा सा खाना बन गया। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी ध्यान होता है जब घर बन जाता है अच्छे तरीके से, शांति भी रहती है और विश्राम करने की पूरी महत्ता होती है। इस तरीके से पूरी ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें हैं। अब इसी रूम में, मैं अपने रूम में ही रहता हूँ, इसी में स्टडी रूम है पूरा, मैंने आपको दिखा था। इसी में एक तख्ता डाले हैं अपना, कोई बेड वर्ड नहीं डाले क्योंकि छोटा रूम है। और उसी में अपना हम किताब उताब हमारे उसी तख्ते पे, आधी किताब तख्ते पे, आधी किताब इस टेबल पे पड़ी हुई है, बाकी सारी किताबें अपनी अलमारी में रखी हुई हैं, ठीक है। पूरा सब इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है, कोई सिस्टमेटिकल वे में नहीं है, ठीक है। लेकिन जब इसी चीज़ को हम सिस्टम सजा देंगे तो वही हो जाएगा आवास की व्यवस्थित प्रक्रिया, वो आगे चल करके हम समझेंगे, ठीक है। तो ये होता है घर का परिजनों की सुरक्षा वगैरह, मतलब दूसरा काम सुरक्षात्मक काम में। तीसरा काम होता है घर का, घर में परिवार के हर उम्र के सदस्य होते हैं, बच्चे बूढ़ों को घर में पूरी सुरक्षा प्रदान करता है। जो परिवार के सदस्य अन्य सदस्यों पर आश्रित होते हैं, जैसे अविवाहित लोग, बीमार लोग, वृद्ध लोग, विधुर माने ऐसे लोग, विधुर माने जिस पति का या जिस पुरुष की महिला खत्म हो गई हो उसको विधुर कहते हैं, और जिस महिला के पति खत्म हो गए हों उसको विधवा कहते हैं। तो विधवा और विधुर ये दोनों हिंदी के बढ़िया शब्द हैं। तो विधवा आप जानते हैं लेकिन विधुर नहीं जानते होंगे। विधुर माने होता है ऐसा व्यक्ति या ऐसा पुरुष जिस पुरुष की स्त्री का देहांत हो गया हो, जिसकी स्त्री ना हो। अब ओकरी मेहरारू नाई है तो खाना बनाए के दे, वह का खाना बनाए के दे। तो अगर घर में रही हैं, मान लेते हैं कि उनके मेहरारू मरी गए बेचारे के, तो उनके भाभी खाना बना के दे दीन, मम्मी जी खाना बना के दे दीन, या जो उनके भयो आए छोट भाई के मेहरारू खाना बना के दे। तो अगर घर में हो तो प्रॉफिट है, अगर बांटे हो अलग रहा तो एकाकी परिवार है, तब मरो इसे भूजो खाओ, अपने गंजी भूजो, आलू भूजो आगे में बैठ के, और कुछ तो होए ना। कहने का तात्पर्य ये है, अब कुछ लोगों को मेरी भाषा नहीं समझ में आई हुई होगी, मतलब ये है कि अगर आपके पास जो है वाइफ नहीं है या खाना बनाने के लिए कोई नहीं है तो आपको खाना आश्रित होना पड़ेगा दूसरों पर, बाहर खाना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा। लेकिन जब अगर परिवार के साथ रहेंगे तो एक आपकी मान लेते हैं आपकी पत्नी नहीं है तो दूसरी की पत्नी बना देगी। अविवाहित हो जैसे हम लोग हैं इस समय,
अविवाहित हैं तो भाभी लोग हैं, खाना बनाती हैं ला करके, भैया भोजन ले लीजिए, प्रेम से ला करके देती, खाते हैं हम। सिस्टर है वो बनाती है, मम्मी जी हैं, सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बीमार कोई व्यक्ति पड़ा हो तो बीमार, अगर हम अब बीमार हो जाएं तो सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे, सभी लोग, या कोई बीमार हो जाएगा सभी लोग पूछेंगे भैया दवा ले आए, दवाई, डॉक्टर आते हैं, दवाई होती है, सेवा करते हैं। मम्मी जी तुरंत तेल लेकर के आ जाएंगे कि भैया क्या हुआ, दिक्कत हुई, कहाँ पर हुई, मतलब ऐसी सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो घर में अगर आप हैं तो भी ऐसा होगा। अब जैसे हम कानपुर पढ़ते थे तब जैसे तबीयत खराब हुई तो क्या होता था, बस दवाई खा के लेट जाओ, बस कुछ नहीं। और ऐसे घर पे बढ़िया सरसों तेल बढ़िया गरमाए के और मुँह जहाँ धर दो तो जुकाम बुखार सब खत्म, इस तरीके चीज़ें होती थी। तो इस तरह वृद्धों की सेवाएं वगैरह तो घर में मिलती हैं इत्यादि। घर में पूरा सम्मान और सुरक्षा प्रदान की जाती है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जाती है। तो ये सुरक्षात्मक काम होते हैं घर के। अगला आर्थिक काम। आर्थिक काम क्या होता है, देखिए भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। परिवार का प्रत्येक सदस्य आय की वृद्धि के लिए अपना अपना सहयोग करते हैं। जैसे कि अब हमारे ही घर में देख लीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, वहाँ से आप लोगों की वजह से इनकम आ रही थोड़ी बहुत, तो वो अपना इनकम मैं कर रहा हूँ। पिताजी हमारे पंडिताई वगैरह करने चले गए तो वहाँ से कुछ अपना जो भी मिला ले आए। ऐसे ऐसे भैया हैं दुकान खोले, उस अपने काम कर लिए। एक लोग गाड़ी चलाते तो उनका, मतलब सभी का अपना अपना एक व्यवस्थित सिस्टम हो गया है, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, परिवार के सभी सदस्य अपना अपना काम करते कमाते हैं, सब आय के स्रोत होते हैं, सभी फिर खर्चा चलाते हैं घर का। तो इस तरीके से आगे बढ़ता है घर। तो आर्थिक कार्य भी होता है, सभी लोग इकट्ठा मिलकर के कमाते तो घर का सारा काम होता रहता है। घर मनुष्य की न केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है अपितु भौतिक सुविधाएं भी प्रदान करता है, जिससे जीवन सुखमय व्यतीत होता है। इस प्रकार घर के सभी सदस्यों के एक साथ इकट्ठा रहने से धन की बचत भी होती है। आजकल धनोपार्जन के लिए स्त्रियां भी नौकरी और कुटीर उद्योग करने लगी हैं। घर में अगर स्त्री कमाती तो भी आपका देखिए बड़ा प्रॉफिट होगा, ठीक है, ताकि घर की आर्थिक स्थिति सुधर सके। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही है। घर का अगला काम होता है सामाजिक काम, ठीक है। घर के सामाजिक काम की अगर बात करें तो परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है और यहीं पर मनुष्य अपने रीति रिवाज और परंपराएं सीखता है। अच्छी बुरी सभी आदतें घर से ही व्यक्ति सीखता है। इसके साथ ही साथ घर के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों का रहन सहन कैसा है, उनकी आदतें कैसी हैं, उनका भी मनुष्य के जीवन पर या मनुष्य के व्यक्तित्व पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो आस पड़ोस के लोग कैसे काम करते हैं, घर के लोग आपके क्या कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब सामाजिक प्रभाव है। परिवार के सदस्य घर से सीखी हुई यह आदतें परंपराएं धरोहर के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते रहते हैं और घर में ही सामाजिक गुण, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति आदि के नागरिक गुणों का विकास जो है घर में होता है। आप जो है प्रेम करना घर में सीखते हैं माता पिता से, स्नेह करना, सहानुभूति मतलब होता है एक साथ, जैसे कि आपके भाई को किसी ने मार दिया तो लगेगा कि हमको मारा है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, क्लियर। तो इस तरह सहानुभूति का भाव, ये सब घर में ही आपकी क्वालिटीज़ डेवलप होती। दया करना हो गया, किसी की रिस्पेक्ट करना हो गया, बड़ों को आदर करना हुआ, प्रणाम करना हुआ सुबह सुबह सबको। इस तरीके तमाम प्रकार के जो चीज़ें होती हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सब कुछ आप चीज़ें आप घर में ही सीखते हैं। वैसे राजनीतिक चीज़ें नहीं, आर्थिक, सामाजिक और आपका जो है सुरक्षात्मक काम होता है ये घर के होते हैं। ये सारे कार्य भी मैंने आपको बता दिए। घर की आवश्यकता भी बता दी क्यों होती है, ठीक है, क्योंकि घर जो है बनवाना मनुष्य की एक मूलभूत आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता है, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान मैंने आपको बताया था। और चूंकि गृह विज्ञान इन तीनों का अध्ययन विशेष तरीके से करता, चाहे रोटी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे मकान हो, यहाँ तक कि रोटी आपको कैसे खानी है, कब कब कितनी रोटी खानी, किस अवस्था में कितनी रोटी खानी है, ये सारी चीज़ें आप लोग जो है 3rd सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो विस्तार से हमने चीज़ों को बताया। तो इस तरीके से आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 यानी कि कहने का तात्पर्य है कि क्लास संख्या 1 देख ली, यूनिट नंबर 1 की। और अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग जो क्लास संख्या 2 देखेंगे, जिसमें अपने और किराए के मकान के गुण और दोष की विवेचना करेंगे। यहाँ से प्रश्न खूब पूछाते हैं, अपना मकान क्या होता है और किराए का मकान क्या होता है, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है और दोनों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, दोनों में लाभ किस में होगा। आपको सजेस्ट मैं क्या करूँगा कि आप किराए के मकान में रहें या जो है अपने मकान में रहें, सारी सुविधाएं आपको बताऊँगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।